हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आप जितना ही ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएंगे उतना ही ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्ट फील करेंगे। आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आपकी सफलता में थोड़ा योगदान देने के लिए एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के बीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट के सेट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्तिहान बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। स्वदेशी प्रचार प्रसार करना ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अवैतनिक पदों से त्याग ये भी संबंधित है। सरकारी समारोहों का आमंत्रण अस्वीकार करना ये भी संबंधित है। विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध करना स्वराजवादियों का कार्य था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्य जो थे वो थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा खादी के उपयोग को बढ़ावा देना, सरकारी उपाधियों अवैतनिक पदों का त्याग करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना तथा उसके स्थान पर पंचायतों के माध्यम से न्याय कार्य करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना तथा अस्पृश्यता को दूर करना। असहयोग खिलाफत आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इसी समय गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दी बंगाली समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। राइट ऑप्शन बी है। दी बंगाली समाचार पत्र की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तिलक ने केसरी एवं मराठा नामक पत्र पत्रिका एवं आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज तथा गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी? तो वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। राइट ऑप्शन ए है। इनके और जो कार्य हैं वो हैं काले एवं गोरे के बीच विभेद खत्म करने के लिए ब्लैक एक्ट का निर्माण किया, तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया, डॉक्टरी के पढ़ाई के लिए भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई इनके कार्यकाल में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट ऑप्शन सी है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सुधारक इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। नेक्स्ट, काकोरी कांड मुकदमे का सामना किसने नहीं किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया। राइट ऑप्शन सी है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस घटना में शामिल राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां एवं राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी थे। राइट ऑप्शन बी है। आचार्य जेबी कृपलानी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1963, 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदस्य बने। वर्ष 1963 में उन्होंने पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तो इनसे जुड़ा हुआ ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में क्या लॉर्ड ब्लेजली ने की? ये सही है। कलकत्ता मदरसा 1781 में क्या वारेन हेस्टिंग्स ने की? ये भी सही है। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में क्या जोनाथन डंकन ने किया था? ये भी सही है। बेथुन स्कूल 1849 में क्या जेईडी बेथुन ने इसकी स्थापना की? यस, ये भी सही है। तो ये सभी करेक्टली मैच्ड है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1849 में जेईडी बेथुन ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर के की थी। राइट ऑप्शन ई होगा। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालना था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया?
तो वो था हरिपुरा अधिवेशन, राइट ऑप्शन सी है। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसका 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। बोस अध्यक्ष बने। कुछ समय बाद बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, राइट ऑप्शन ए है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना के हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के बीच 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी के रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह से पहले नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो MS खान को चुना गया था, राइट ऑप्शन सी है। 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने हड़ताल की। विद्रोहियों ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया था। नेक्स्ट, पूना समझौता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व, राइट ऑप्शन ए है। 1932 में पूना समझौता अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच हुआ। इस समझौता के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, राइट ऑप्शन बी है। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट, अरविंद घोष का संबंध किस षड्यंत्र केस से था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस से था, राइट ऑप्शन बी है। अरविंद घोष का संबंध अलीपुर षड्यंत्र केस से था। प्रसिद्ध वकील देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रयासों से अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस से 1908 में बचा लिया गया। अरविंद घोष इस घटना के बाद पांडिचेरी चले गए और वहां ओरोविले आश्रम की स्थापना की। अरविंद घोष की प्रमुख कृति SS ऑन गीता, सावित्री तथा द लाइफ डिवाइन है। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित था? तो बिरसा मुंडा संबंधित थे, राइट ऑप्शन सी है। उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह के दौरान उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा की अपील की। इस विद्रोह की शुरुआत पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी के विरुद्ध हुई। कालांतर में इनका स्वरूप विशुद्ध राजनीतिक तथा धार्मिक हो गया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, ये सही है। नव हिंदुवाद के प्रतिनिधि दयानंद सरस्वती को माना जाता है, नहीं। नव हिंदुवाद के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। सत्य शोधक, तो ये गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना क्या भीमराव अंबेडकर ने किया था? नहीं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, तो ये भी गलत है। रामकृष्ण मिशन क्या स्वामी विवेकानंद ने किया था इसकी स्थापना? यस, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए और डी सही है, बी और सी गलत है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1869 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म का प्रतिनिधि कहा जाता है। उन्होंने 1893 में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? बी और सी सही सुमेलित नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पहला मराठा सरदार था जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, राइट ऑप्शन बी है। दिसंबर 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि हुई। इसी संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर लिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो अन्य राज्य थे वो हैदराबाद 1796 से 1800 के बीच में स्वीकार किया। मैसूर एवं तंजौर ने 1799 में स्वीकार किया। अवध ने 1801 में स्वीकार किया। मराठा या यूं कहें कि पेशवा ने 1802 में स्वीकार किया। नेक्स्ट,
मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, इन तीनों ने मिलकर के किया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। मद्रास महाजन सभा की स्थापना बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू ने 1884 में की थी। कब की थी? 1884 में। मद्रास महाजन सभा का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना तथा किसानों और महाजनों के बीच संघर्ष को रोकना था। इस संस्था का प्रथम सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 के बीच मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो से विवश होकर आज़ाद हिंद फौज के मृत्युदंड की सजा प्राप्त सदस्यों की फांसी की सजा किसने माफ कर दी थी? लॉर्ड बेवेल ने की थी। राइट ऑप्शन बी है। आज़ाद हिंद फौज एवं उनके अधिकारियों पर 1945 में गिरफ्तार कर दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में की गई थी। इसके बावजूद इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त कर्नल ढिल्लों, कर्नल सहगल तथा मेजर शाहनवाज खां को मृत्युदंड की सजा दी गई। इस सजा के खिलाफ संपूर्ण भारत में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तथा प्रसिद्ध नारा लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो दिया गया। इससे विवश होकर तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बेवेल ने इन अभियुक्तों की सजा माफ कर दिया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में समुद्र की चर्चा की गई है? तो 9वां एवं 10वां मंडल में की गई है। राइट ऑप्शन डी है। ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा हुई है। वैदिक तौल की इकाई मन एवं बेबीलोन की तौल की इकाई मन में समानता से भी समुद्र यात्रा का संकेत मिलता है। ऋग्वेद के 9वें एवं 10वें मंडल में 4 समुद्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा था। इसने प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था, जिसके बदले उन्हें वैशाली का राज्य प्राप्त किया। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो वो समाहर्ता होता था। राइट ऑप्शन बी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य कर वसूलना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। कोषाध्यक्ष सन्निधाता नामक अधिकारी होता था। नेक्स्ट, अनेकांतवाद या स्यादवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है? तो ये जैन धर्म का विशेष लक्षण है। राइट ऑप्शन बी है। अनेकांतवाद या स्यादवाद अथवा सप्तभंगी जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाल बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, जो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन ई है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो सर जॉन चाइल्ड को किया था। राइट ऑप्शन डी है। मुंबई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने जामवती कल्याणम की रचना की थी? जामवती कल्याणम तो कृष्णदेव राय ने की थी। राइट ऑप्शन ए है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद तथा जामवती कल्याणम की रचना की थी। अमुक्तमाल्यद जो है तेलुगु में था, और जामवती कल्याणम जो है संस्कृत में थी। कृष्णदेव राय तुलु वंशी शासक था। इनको अभिनव भोज, आंध्र भोज तथा आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। नेक्स्ट, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनतकालीन शासक ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। राइट ऑप्शन बी है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। ज्ञात हो कि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है? नहीं। निर्वाचन का परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है? बिल्कुल नहीं। पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि से की जाती है? नहीं। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। राइट ऑप्शन डी है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की 5 वर्ष की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है।
नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था? तो वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था, जो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में संविधान निर्माण से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन यानी एसर्शन, नीति आयोग न तो सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय है और न ही संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बिल्कुल सही है। कारण यानी रीजन, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यवाही प्रस्ताव द्वारा की गई है। ये भी सही है। और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब रीजन जो है एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन एसर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। जिस निकाय की स्थापना स्वयं संविधान द्वारा की गई हो या जिसके संबंध में संविधान में प्रावधान हो, उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। जिस निकाय की स्थापना संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून के द्वारा हो पर उसके संबंध में संविधान में प्रावधान न हो, उसे सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। इस दृष्टि से नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है, बल्कि उसका गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बिना अनुमति के कितने दिन संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन। राइट ऑप्शन बी होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन यानी 60 डेज की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा। 60 दिन की उस अवधि की संगणना यानी गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसान में हो या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा हो। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किस पर है? तो यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही पे है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों पर है। राइट ऑप्शन ए है। संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर उच्चतम तथा उच्च दोनों न्यायालयों पर मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की अधिकारिता रखता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। इस आर्टिकल्स को याद रखें। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया? 24वें नहीं, 34वें नहीं, 39वें नहीं, 42वें नहीं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटाया गया। और कहाँ रखा गया? आर्टिकल 300A के तहत इसको रखा गया है, संपत्ति के अधिकार को। सो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इससे पूर्व यह आर्टिकल 19(1)(f) के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से संसद के प्रति। राइट ऑप्शन ए है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 75(3) में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए। कभी नहीं,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है ही नहीं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के विचारण के लिए नहीं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल नहीं, किसी ऐसे विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। यस, ये राइट ऑप्शन डी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो उसके लिए नहीं, और मनी बिल हो उसके लिए ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है ही नहीं। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में दिया गया है, आर्टिकल 108। नेक्स्ट, संसद में शून्यकाल का समय है कब है? तो ये दोपहर 12 से 1 बजे के बीच होता है, राइट ऑप्शन डी है। इसमें संसद के सदस्य संबंधित मंत्री से सवाल पूछते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है और कहीं नहीं होता है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत? राइट ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत, राइट ऑप्शन बी होगा। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय झंडा संहिता 2002 से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह अवधारित किया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। अब ये प्रावधान खत्म हो गया थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये प्रावधान खत्म हो गया। अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है नहीं होता है, इसको भी याद रखिए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पेश किया गया था, राइट ऑप्शन बी है। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को, डेट याद रखिए, 18 फरवरी 1860 को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट, मूल्यह्रास का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, एनएनपी को कहा जाता है, एनएनपी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनएनपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी माइनस एनएनपी को कहा जाता है मूल्यह्रास, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो ये होती है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति, शिवरामन समिति, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो आरबीआई का पहले वित्तीय वर्ष होता था 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन अब बदल करके इसको कर दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सो राइट ऑप्शन बी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में है, यस ये सही है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, ये भी सही है। बैंक नोट प्रेस ये मध्य प्रदेश के देवास में है, ये भी सही है। सिक्योरिटी पेपर मिल ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, ये भी सही है। तो ये चारों सही है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो यह है 1978 to 79, 1978 से 1979, राइट ऑप्शन ए है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है, क्या होता है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो उसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, सो राइट ऑप्शन डी होगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य।
प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी, जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं। इन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 3.47%। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? तो ये है 7,45,310 करोड़। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन निम्न में से कौन सी ग्रंथि करती है? तो पैराथायराइड ग्रंथि करती है। राइट ऑप्शन सी है। मानव शरीर में कैल्शियम का संतुलन बैलेंस पैराथायराइड ग्रंथि करती है। साथ ही यह ग्रंथि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह में धंसी हुई छोटी एक गोलाकार आकृति की होती है। यह ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन PTH का स्त्रवण करती है। खून में कैल्शियम व फास्फेट आयनों की संख्या का नियमन करती है। मतलब ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फेट आयंस को रेगुलेट करती है। ये स्त्रावित करती है कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन को स्त्रावित करती है, PTH को। नेक्स्ट, मानव रुधिर खून में सामान्यतः ग्लूकोज की मात्रा होती है, कितनी होती है? तो 90 to 160 mg/bl होती है। राइट ऑप्शन बी है। मानव शरीर में 90 to 160 mg/bl के बीच रुधिर शर्करा होता है। इससे अधिक होने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ग्लूकोज को जीवों का ईंधन पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, एस्केरियासिस रोग में रोगी को तेज पेट दर्द होता है। इस रोग का कारक है, क्या है इस रोग का कारक? तो इस रोग का कारक है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। राइट ऑप्शन ए है। टीनिया सोलियम से क्या होता है? टीनिया सोलियम से टीनियसिस नामक रोग होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम से क्या होता है? इससे सिफिलिस नामक रोग होता है। और बुचेरिया बैक्रोफ्टाई से क्या होता है? इससे जो है फाइलेरिया नामक रोग होता है। इन चारों के बारे में मैंने बता दिया। इन चारों को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट, निम्न युग में से कौन एंजाइम जठर रस में होता है? तो जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज एवं रेनिन होता है। पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। राइट ऑप्शन बी है। जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज एवं रेनिन एंजाइम होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। बच्चों के आमाशय में केसिन नामक प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट, वसा का पाचन निम्न में कौन करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। राइट ऑप्शन ए है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। यह एंजाइम जो है आमाशय से स्रावित होता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन, पी से प्रोटीन। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक रोग होता है। इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है और पैर पतला हो जाता है। नेक्स्ट, मलेरिया होता है, किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। राइट ऑप्शन सी है। और ये प्लाज्मोडियम है क्या? बैक्टीरिया है, वायरस है, या है क्या? तो प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है। इसको याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। इस रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। इसके उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवा प्रयोग में लाई जाती है, दवा दी जाती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। कोविड के टाइम में ये दवा जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस रही थी। गेम्बूसिया नामक मछली को तालाबों में मलेरिया जनित रोग को रोकने के लिए डाला जाता है। किसको? गेम्बूसिया नामक मछली को। यह मछली प्लाज्मोडियम लार्वा का भक्षण कर लेती है, उसे खा जाती है। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है? तो यह बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को स्लो कर देता है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर देता है, स्लो कर देता है। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट,
डीएनए की द्विकुंडलित प्रारूप को किसने प्रतिपादित किया था, यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसको प्रतिपादित किसने किया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। ये बीपीएससी में पूछा भी गया है, ऑप्शन दिया हुआ था, बहुत सारे लोग इसको क्लिक किए थे। डीएनए की खोज किसने किया था, बीपीएससी ने नहीं माना था। तो सच में डीएनए की खोज इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने द्विकुंडलित प्रारूप को प्रतिपादित किया था, यानी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसको दिया था इन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था वाटसन एंड क्रिक को। नेक्स्ट, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। राइट ऑप्शन ए है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र IRRI, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, द्वारा गोल्डन राइस का विकास किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र द्वारा गोल्डन राइस का विकास किया गया है। इसमें बीटा कैरोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके द्वारा इससे विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, कैलोरी से मापा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, कितना जूल के इक्वल होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसको लगभग लिखा जाता है 4.2 जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन ए है। किस जीवाणु के द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा खट्टा हो जाता है दूध। ये करता क्या है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टोज नामक जो शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका फर्मेंटेशन करके लैक्टिक एसिड में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, इस कारण से दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान का सबसे बड़ा व्यवहारिक मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट होता है। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किया था, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया था, जो व्यवहार में द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से अधिक का तारा सुपरनोवा तारे के रूप में पहुंचकर विस्फोट करता है और न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कॉस्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष होता है। पारसेक से तारों एवं आकाशगंगाओं की दूरी मापी जाती है। पारसेक, एक पारसेक जो होता है वो होता है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू कितना होता है, 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं 3.26 लाइट ईयर्स। 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। इसे भी याद रखिए, एग्जाम में एक्सप्लानेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सिर्फ टिक मार्क नहीं होना चाहिए, उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। हर एक ऑप्शन का, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लानेशन होना चाहिए, एक्सप्लेन करते हुए पढ़िए, कंसेप्ट बिल्ड होगा। जब कंसेप्ट बिल्ड होगा, आपके पास नॉलेज आ जाएगा, तो एग्ज़ाम निश्चित रूप से क्रैक हो जाएगा। आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबको क्रैक करके ऑफिसर बन जाएंगे। तो एक्सप्लानेशन पर और कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महान वैज्ञानिक का कथन है कि गति सदैव सापेक्ष होती है, यानी रिलेटिव होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसको आइंस्टीन ने कहा था। राइट ऑप्शन ए है। और ये रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, सापेक्ष गति का क्या मतलब है, मान लीजिए आप रोड पे खड़े हैं, कोई बस जा रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में जा रही है, हमारे रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जा रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रही है। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन जा रही है या ट्रेन रुकी हुई है, किसके रेस्पेक्ट में ट्रेन रुकी हुई है, या ट्रेन जा रही है या ट्रेन आ रही है, आपके रेस्पेक्ट में। आप ऑब्जर्वर हैं, आपके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, एरोप्लेन जा रही है या एरोप्लेन आ रही है, लैंड कर रही है या टेक ऑफ हो रहा है, उसका किसके रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में, यदि आप खड़े हैं वहाँ पे तो, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं उसी के बगल वाले सीट पे बैठा हुआ है कोई दूसरा पैसेंजर। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है या ट्रैक के पास में खड़ा हुआ इंसान देखेगा कि ट्रेन जा रही है, तो आप भी जा रहे हैं, आपका को पैसेंजर भी जा रहा है, तो मतलब ट्रैक के पास खड़ा हुआ या प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ इंसान आपको मोशन में देखेगा, आपके को पैसेंजर को मोशन में देखेगा, लेकिन वहीं आपके सीट के बगल वाले सीट पे बैठा हुआ इंसान आपको क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में किसी दूसरे के लिए हो सकती है और मोशन में किसी तीसरे के लिए हो सकती है।
तो मतलब ये रहा कि रेस्ट एंड मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जब भी हम डिफाइन करते हैं रेस्ट एंड मोशन को तो किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, इसलिए गति सदैव सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। निरपेक्ष गति का यानी एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट शून्य त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे हम पहले एक लिफ्ट बनाते हैं। ये लिफ्ट है, आप मान लीजिए कोई पैसेंजर जो है यानी लिफ्ट में कोई आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो इस पे टेंशन, रस्सी, जिस रस्सी से बंधा हुआ टेंशन, इसका mg नीचे, वेट नीचे लग रहा है। एक्सेलरेशन इसका 0 है, यानी नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंसान पे। तो ऊपर जब जा रहा है तो n माइनस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n माइनस एम जी। एन ऊपर लग रहा है, mg नीचे, नेट फोर्स कितना हो गया n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0, यानी 0। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया mg। अब मान लीजिए यही लिफ्ट नीचे की ओर आता तो नेट फोर्स नीचे हो जाता था, हम क्या करते mg माइनस n इज इक्वल टू करते मास इंटू एक्सेलरेशन यानी मास इंटू 0। तो इस केस में भी n इज इक्वल टू कितना आता, mg ही आता। तो मतलब ये रहा कि लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे जाए, व्यक्ति के भार में यानी व्यक्ति के वेट में यानी mg में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सो इसमें से जो बी ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति के को भार में कोई परिवर्तन का आभास नहीं होगा। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है? इसको समझ लेते हैं हम, कितने डिग्री का कोण बनता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए मूव करता है, पैराबोलिक पाथ पे जाता है। मान लीजिए यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी से इसको फेंका गया तो थीटा एंगल पे, तो इधर कंपोनेंट हो जाता है वी नॉट कॉस थीटा, इधर हो जाता है वी नॉट साइन थीटा। तो अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी एक त्वरण उसके पास है, एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिस कारण से वर्टिकल कंपोनेंट के वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को लगातार डिक्रीज कराएगा। डिक्रीज करते करते यहाँ पे आकर के वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वर्टिकल वी वाई, यदि वाई उसको कहें, वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वी वाई, इसको वाई मान लें, इसको एक्स मान लें, तो वी वाई 0 हो जाएगा। लेकिन ये वी नॉट कॉस थीटा यानी एक्स कंपोनेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब कोई त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी आकर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन वाला कितना हो गया 0 हो गया। अब एक बात यहाँ पे देखिए, इस पे फोर्स हमेशा mg नीचे की ओर लग रहा है, मतलब इसका त्वरण हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो वहाँ पर भी तो g नीचे की ओर ही लगेगा ना, यानी त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। और ये देख लीजिए वेलोसिटी अब किधर की ओर बचा हुआ है, वी नॉट कॉस थीटा ही तो सिर्फ बचा हुआ है, वी वाई ऊपर वाला कंपोनेंट 0 हो चुका है। तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे त्वरण एवं वेग के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा कैसे बनती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस जो है, हाइड्रोजन के H11 4 न्यूक्लियस का जब नाभिकीय संलयन होता है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हीलियम का 1 न्यूक्लियस बनता है। हीलियम का मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, और यहाँ से लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। तो हाइड्रोजन परमाणु का संलयन से बनता है, ऊर्जा वहाँ से निकलती है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। फुहारा यानी स्प्रे बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली इक्वेशन पे कार्य करता है, यस ये सही है।
आप 11th क्लास के फिजिक्स पढ़े होंगे यदि, तो वहाँ पे बर्नौली इक्वेशन दिया हुआ है, वहीं पे एक पिचकारी के टाइप का यानी स्प्रे फुहारा का एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, और वो बर्नौली के प्रिंसिपल पे, बर्नौली इक्वेशन पे ही काम करता है। वहाँ पढ़ना होता है 11th क्लास के फ्लूइड मैकेनिक्स में। बी जो कह रहा है श्यानता का कारण ससंजक बल है। आप लोग कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो विस्कोसिटी की वजह से आता है। तो श्यानता का कारण क्या है? ससंजक बल है। सो ये भी सही है। एक आदर्श तरल की श्यानता अनंत होती है, यानी आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है, श्यानता विस्कोसिटी जो होती है वो अनंत होती है। नहीं, अनंत नहीं होती है, जीरो होती है। अनंत कैसे हो सकता है? कोई आइडियल फ्लूइड है, मतलब उनके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, आइडियल है तो अनंत फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा? जीरो फ्रिक्शन होगा, यानी जीरो होगा, अनंत नहीं, जीरो। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। एरोप्लेन्स वगैरह जो भी फ्लाई करते हैं वहाँ पे बर्नौली का प्रिंसिपल लागू होता है। बर्नौली इक्वेशन से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। सो कौन सा गलत है? यहाँ पे सी गलत है। नेक्स्ट, अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसकी होती है? तो क्वार्ट्ज की होती है। प्रत्यास्थता का मतलब यहाँ पे क्या है? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? क्वार्ट्ज की होती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। जनरली आप लोग सोचते होंगे कि जो सॉफ्ट होता है जैसे रबड़ वगैरह हो गया उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल नहीं, जो हार्ड होता है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। जैसे रबड़ और स्टील का बॉल है, इसमें इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्टील के बॉल की ज़्यादा होगी। इलास्टिसिटी का मतलब इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होती है जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से कम स्ट्रेन डेवलप हो। ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने से कम स्ट्रेन डेवलप हो, वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक। रबर का बॉल है, कम ही स्ट्रेस अप्लाई किया है, ज़्यादा स्ट्रेन उसमें डेवलप हो गया, उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ गया। लेकिन स्टील के केस में ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया यानी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन डेवलप होगा। इसलिए ज़्यादा प्रत्यास्थ स्टील का बॉल होता है रबड़ के रेस्पेक्ट में। अभी तक जितने भी ज्ञात पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रत्यास्थता होती है वो क्वार्ट्ज की होती है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 केल्विन। इसको एनसीईआरटी लिखता है 273.15 माइनस में। तो जो भी लीजिए आप, -273 केल्विन लीजिए या -273.15 केल्विन पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है, जीरो होता है काइनेटिक एनर्जी का मान एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तापिकी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो स्पेस ट्रेवल में तो होता ही है, रॉकेट वगैरह में क्रायोजेनिक इंजन वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सर्जरी में, सुपर कंडक्टिविटी में, तो सभी में होता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है, जो विभिन्न ताप के पैमाने पर कितना है? तो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये सही है। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। और केल्विन स्केल पे 31 डिग्री केल्विन होता है, 31 केल्विन होता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? एक दूसरे को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है F-32/9 = C/5। ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला फार्मूला है। और हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस में जब हम 273 ऐड करते हैं तब जाकर के वो केल्विन में बदल जाता है। तो केल्विन = क्या होगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नेक्स्ट, बर्फ, बालू, एल्यूमिनियम, कार्बन, पीतल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी, यानी स्पेसिफिक हीट किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो आप लोग जानते होंगे या जान जाइए कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो वाटर का होता है। वाटर का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, कितना होता है? 4200 होता है, 4200 के आसपास होता है। 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है, पर डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। और इन सब ऑप्शन में जो होगा सबसे ज़्यादा होगा बर्फ़ का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू। सो राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु क्रमशः कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है उसको याद ही कर जाइए, ओस्मियम होता है, और सबसे हल्की धातु लिथियम। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मिश्रण के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? द्रव गैस का मिश्रण जो है सोडा वाटर होता है, द्रव एवं गैस का मिश्रण। ठोस का मिश्रण जो होता है बारूद एवं पीतल होता है, ये सही है दोनों। गैस में गैस का मिश्रण वायु और प्रोड्यूसर गैस होता है, ये भी सही है। ठोस गैस का मिश्रण जो है जलवाष्प और आर्गन, ये नहीं होता है, ठोस गैस का मिश्रण नहीं होता है। ठोस गैस का मिश्रण धुआं होता है। धुआं में क्या होता है? धुआं कार्बन के आधार कण और वायु का मिश्रण होता है। सो ये गलत है, डी वाला गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट ऑप्शन ए है। और जिप्सम का क्या फार्मूला होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है जिप्सम का फार्मूला। दोनों याद रख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में किस हाइपो रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट राइट ऑप्शन बी है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है। फोटोग्राफी में नेगेटिव और फोटो के विकास में सबसे उपयोगी रसायन है ये। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2S2O3SH2O। Na2S2O3SH2O, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी के अलावा चांदी और सोना के निष्कर्षण में भी होता है। नेक्स्ट, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण दिया जाता है? तो हीलियम का दिया जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, राइट ऑप्शन सी है। हीलियम का फार्मूला क्या होता है? He। मास नंबर कितना होता है? 4। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। नेक्स्ट, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट ऑप्शन ए है। प्राकृतिक मोती में 95% कैल्शियम कार्बोनेट का हिस्सा होता है, और आज के टाइम में तो इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को किस विधि से अपृथक किया जाता, अलग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यानी प्रभाजी आसवन विधि किस पे बेस्ड है? ये अलग अलग संघटकों का जो क्वथनांक होता है, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो है अलग अलग होता है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये, जैसे किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो कंपोनेंट्स है अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। फिर उसको ठंडा करके उसका कंडेंस करके, कंडेंसेशन के बाद फिर उसको लिक्विड में बदल दिया जाता है, ऐसे ही अलग हो जाते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दरिया साहब थे, राइट ऑप्शन ए है। इनका जन्म रोहतास जिला के धरकंधा गांव में एक दर्जी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी दारुल अदल का निर्माण कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था, राइट ऑप्शन सी है। औरंगजेब के समय बिहार में पटना में कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी दारुल अदल का निर्माण कराया गया। साथ ही इसी के समय औरंगाबाद में दाऊद नगर शहर बसाया गया। औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार पद पर दाऊद खां कुरैशी को नियुक्त किया था। इसके बाद औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में बिहार का सूबेदार लश्कर खां को बनाया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजादा आजम को बिहार के सूबेदारी 1677 में प्रदान की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन शेरशाह के संबंध में असत्य है? इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, ये सही है। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन हुआ, ये भी सही है। इन्होंने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण पटना में किया, नहीं दिल्ली में किया, ये गलत है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, ये भी सही है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई है। शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम नाम से प्रसिद्ध रोड की मरम्मत करवाई। बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम जीटी रोड रखा। जीटी रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड ने भी 1839 में करवाई थी। शेरशाह सूरी के प्रमुख जो कार्य है वो है कबूलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत किया। रोहतास किला का निर्माण करवाया।
किला ए कोहना मस्जिद का दिल्ली में निर्माण तथा पटना में शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। डाक प्रथा की शुरुआत करवाई। 380 ग्रेन का तांबे का दाम और 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया। सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में निर्मित मकबरा बनवाया। 1 कोस की दूरी पर सराय का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का समकालिक शासक कौन था? समकालीन शासक कौन था? तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासन काल में बिंबिसार एवं महात्मा बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और अजातशत्रु उसका पुत्र था। मगध के उत्कर्ष में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट, किस शासक ने सीरिया के राजा से सूखे मेवे, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? बिंदुसार ने ऐसा किया था। राइट ऑप्शन सी है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे मेवे, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और राजनीतिक उत्तराधिकारी था। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। उसने मगध पर 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अशोक मगध का सम्राट बना था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना में किया गया था। राइट ऑप्शन ए है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन दिसंबर 1938 में पटना में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना ने 1937 का आखिरी और 1938 के आरंभ में बिहार का दौरा किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चंपारण के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में किस दल के नेतृत्व में जनता का शासन कायम हो पाया था? ऋषि दल के। राइट ऑप्शन सी है। गोविंदगंज थाना क्षेत्र में लगभग 1 माह तक जनता का शासन बना रहा। ऋषि दल का गठन करने में रामाश्रय दुबे की प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा संपूर्ण बिहार में गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई, जिसमें आजाद दस्ता की भूमिका सर्वप्रमुख रही। नेक्स्ट, 1941 में गांधी जी ने कहा था, अभी ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। कौन सा ऐसा प्रांत है? तो वो बिहार है। राइट ऑप्शन बी है। 1941 में मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और प्रति उत्तर में 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाया गया। इस दौरान बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगा हो गया। गांधी जी ने बिहार शरीफ के दंगे पर शांति की अपील करते हुए बिहार से आदर्श प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। मतलब उन्होंने कहा था, बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड यानी स्थल अवरुद्ध है? तो अंगोला, गैबॉन एंड नामीबिया अफ्रीकी कंटिनेंट के ये देश हैं और ये अटलांटिक महासागर के किनारे पे हैं। तो ये तो लैंड लॉक्ड है नहीं। बोत्सवाना लैंड लॉक्ड है। राइट ऑप्शन डी होगा। बोत्सवाना अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। अफ्रीका महादेश में कुल 16 देश स्थल अवरुद्ध हैं, जबकि विश्व में इसकी संख्या 44 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से सबसे पूर्व में स्थित है? कौन सा सबसे पूर्व में है? सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो में से ओंटेरियो सबसे पूर्व में है। राइट ऑप्शन डी है। उत्तर अमेरिका में स्थित 5 झीलों के समूह को ग्रेट लेक्स कहते हैं। पश्चिम से पूर्व में स्थित झील जो है वो है सुपीरियर। पश्चिम से पूर्व सबसे पश्चिम में सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ईरी और सबसे पूर्व में जो है वो ओंटेरियो है। मिशिगन एकमात्र झील है जिसका विस्तार सिर्फ अमेरिका में है। बाकी अन्य 4 जो झीलें हैं उनका विस्तार कनाडा और अमेरिका दोनों में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सूरी नाम की राजधानी पैरामैरियो है, ये सही है। पराग्वे की राजधानी असंसियन है, ये भी सही है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायने है, ये भी सही है। लेकिन इक्वाडोर की राजधानी बोगोटा नहीं है, इक्वाडोर की राजधानी क्विंटो है। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्विंटो। और बोगोटा कहाँ की राजधानी है? ये कोलंबिया की राजधानी है। ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, डार्लिंग रेंज में स्थित शहर है कौन सा है? तो डार्लिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में है और उस रेंज में जो है पर्थ नाम का शहर स्थित है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। बाकी एडिलेड, सिडनी, ब्रिस्बेन ये सभी जो है पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। आप मैप को देखिए निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। राइट ऑप्शन बी है।
इसके बाद कौन सा देश आता है, उसके बाद वियतनाम, देन रूस का स्थान आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो गुयाट के नाम से जाना जाता है, गुयाट, राइट ऑप्शन सी है। नीतल पहाड़ी के नुकीले शिखर होते हैं या समुद्री टीला के नुकीले शिखर होते हैं, गुयाट के सपाट शिखर होते हैं, समुद्री कटक महासागर के मध्य में स्थित है, जबकि कैनियन निमग्न तट या ढाल पर पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी बाएं तट से आकर गोदावरी में नहीं मिलती है, तो बाएं तट से आकर के मिलने वाली है सबरी, वर्धा, पेनगंगा, लेकिन मंजरा जो है दाएं तट से आकर के गोदावरी में मिलती है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबरी, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता बाएं तट से आकर के मिलने वाली सहायक नदी है, जबकि मंजरा दाएं तट से आकर के मिलने वाली गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस युग में परियोजना एवं नदी का संबंध सही नहीं है, वीर परियोजना नीरा नदी पे है, यस, आंध्र प्रदेश के महाराष्ट्र के नीरा नदी पे है वीर परियोजना, ये सही है। उकाई परियोजना कहाँ पे है, उकाई परियोजना गुजरात में है, तापी नदी पे, ये भी सही है। मंगलम परियोजना जो है वो केरल में चेरुकुन्ना पूझा नदी पे है, ये भी सही है, केरल में चेरुकुन्ना पूझा नदी पे, ये भी सही है। और राम सागर जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे है, कृष्णा नदी पे नहीं है, गोदावरी नदी पे है, सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, डी वाला राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हरियाणा का पड़ोसी राज्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन उत्तराखंड जो है हरियाणा का पड़ोसी राज्य नहीं है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है बादाम पहाड़ी, ये उड़ीसा की जो बादाम पहाड़ी है ये है लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र, ये सही है। बैलाडीला ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। बाबा बुदन कहाँ है, कर्नाटक का बाबा बुदन भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। मोसाबनी जो है ये झारखंड में है और ये तांबा का प्रमुख क्षेत्र है, लौह अयस्क का नहीं है, सो ये सही नहीं है। तीनों सही है तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जुआ गिरोह को अन्य और किस नामों से जाना जाता है, घोटुल के नाम से भी जाना जाता है, धूमकुड़िया के नाम से भी जाना जाता है, गीतियोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो तीनों के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 1 2 3। जनजातियों के युवक एवं युवतियां सह शिक्षा हेतु अनुभवी ग्रामवासी की देखरेख में गुरुकुल की भांति रहने वाले स्थान को युवा गृह कहते हैं। इसके सदस्य केवल अविवाहित होते हैं। युवा गृह को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे घोटुल, मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल कहा जाता है, उरांव जनजाति द्वारा धूमकुड़िया कहा जाता है और बिरहोर जनजाति द्वारा गीतिओरा कहा जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित में से किस समुदाय की संख्या सबसे कम है, तो जैन धर्म मानने वालों की संख्या सबसे कम है, राइट ऑप्शन डी है। जनगणना 2011 के अनुसार ईसाई जो है वो 2.3% है कुल जनसंख्या का, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% है, सबसे कम। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत बिहार के बाद न्यूनतम है, तो वो है राजस्थान, राइट ऑप्शन सी है। झारखंड में महिला साक्षरता कितनी है, 55.4% है, उत्तर प्रदेश में 57.2%, राजस्थान में 52.1%, बिहार में 51.5% और गोवा में कितनी है महिला साक्षरता, 84.7% है। तो बिहार के बाद जो आता है राजस्थान आता है 52.1%। बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, जबकि राजस्थान में 52.1% है, बिहार के जस्ट बाद। नेक्स्ट, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है घाघरा नदी, राइट ऑप्शन डी है। सोन दक्षिणी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 784 किलोमीटर है, जबकि कोसी, गंडक एवं घाघरा उत्तरी सहायक नदी है। कोसी 730 किलोमीटर, गंडक 630 किलोमीटर, घाघरा 1080 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो घाघरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बिहार जो है जोन 3 में भी आता है, जोन 4 में भी आता है, जोन 5 में भी आता है। मोर देन 1
राइट ऑप्शन ई होगा। जोन 3 में कौन कौन सा आता है? भोजपुर, गया, रोहतास आता है। जोन 4 में पटना, वैशाली, चंपारण, सारण, सीवान आता है। जोन 5 में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल आता है। जोन 5 जो है वो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो वो है कुशेश्वर स्थान, राइट ऑप्शन सी है। कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा में है, 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। यहाँ साइबेरियाई प्रवासी पक्षी आते हैं। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है जमुई, राइट ऑप्शन सी है। 2011 के जनगणना के अनुसार 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो हैं कैमूर, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 है। जमुई, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 568 है। बांका, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 674 है। पश्चिम चंपारण, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 753 है। रोहतास, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 763 है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जमुई का है, 488। उसके बाद में आता है कैमूर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर का है, 488। उसके बाद जमुई का नंबर आता है, वो है 568। नेक्स्ट, निम्न में से सोरा उत्पादक जिला नहीं है। तो पटना सोरा उत्पादक जिला में नहीं आता है, राइट ऑप्शन बी है। सोरा उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, चंपारण, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, वैशाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? कैमूर में नहीं है, शिवहर में नहीं है, अरवल में नहीं है, लेकिन किशनगंज में है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के कैमूर, शिवहर एवं अरवल शहर में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि किशनगंज गुवाहाटी पटना रेल मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में मिलती है? तो मोहना सीधे गंगा में नहीं मिलती है, कमला भी नहीं मिलती है, सकरी भी नहीं मिलती है, मेची भी। इनमें से कोई भी नदी सीधे गंगा में नहीं मिलती है। मोहना जो है फल्गु में पहले मिलती है, देन गंगा। कमला जो है इसका एक धारा कोसी में और दूसरी धारा बागमती में मिल जाती है। सकरी क्यूल में मिलती है। मेची महानंदा में मिलती है। डायरेक्टली गंगा में कोई भी नहीं मिलती है इसमें से। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है। वे कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया था? तो गुरुग्राम में चालू किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम के सेक्टर 86 में खोला गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग स्टेशन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम के तहत ऑल इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ऑल इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में उष्णकटिबंधीय तूफान एना से विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो अफ्रीका प्रभावित हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। अफ्रीकी देश प्रभावित हुए थे। मॉडरेट ट्रॉपिकल स्टॉर्म एना एक घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने अफ्रीकी देशों जैसे मेडागास्कर, मलावी और मोजाम्बिक को प्रभावित किया था। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। केरल सरकार ने केरल के त्रिशूर में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र यानी सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? तो वह है शिवांगी सिंह, राइट ऑप्शन सी है। देश की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थीं। नेक्स्ट, जिला सुशासन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला सुशासन सूचकांक, जम्मू और कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचकांक लॉन्च किया गया था, ये सही है। इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया गया, ये भी सही है। हरियाणा ने राज्य में समग्र विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की घोषणा की है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3 मोर देन 1 करेक्ट इसमें से, तो तीनों सही है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन डी। जिला सुशासन सूचकांक जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जम्मू और कश्मीर पहला जिला सुशासन सूचकांक शुरू
मतलब जम्मू और कश्मीर में पहला जिला सुशासन सूचकांक शुरू किया गया था। कवर किए गए जिलों की संख्या थी 20 जिले जम्मू कश्मीर के थे। हरियाणा सरकार ने राज्य में समग्र विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया था। तीनों सही है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नैसो 95 लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली ने लॉन्च किया था। राइट ऑप्शन ए है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नैसो 95 लॉन्च किया है, जो N95 ग्रेड फेस मास्क के बराबर प्रभावी है। नैसो 95 वायु प्रदूषण, एलर्जी, बैक्टीरिया और वायरस से निपटने में मददगार है। नेक्स्ट, बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? दरभंगा में की गई है। राइट ऑप्शन सी है। बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी BREDA द्वारा दरभंगा में राज्य के 2 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। दरभंगा पावर स्टेशन बिहार में एक तालाब के ऊपर अपनी तरह का पहला प्लांट बनने जा रहा है। फ्लोटिंग पावर प्लांट 2 लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य है सौर पैनलों से हरित ऊर्जा का उत्पादन, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन और मछली पालन को बढ़ावा देना। 2 लक्ष्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चीन में 4 से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था। सही है। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। यह भी सही है। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में होगा। यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाइबारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो जापान ने किया है। किस ट्रेन का? हाइबारी नाम की ट्रेन का। कैसे चलेगी वो? हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। राइट ऑप्शन सी है। जापान की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाइबारी का परीक्षण करने की घोषणा की है। 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने के यानी कार्बन न्यूट्रल बनने के देश के लक्ष्य की ओर यह एक प्रभावशाली कदम है। यह ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति आवर 100 किलोमीटर प्रति आवर यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 140 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया है? तो चीन ने किया है। राइट ऑप्शन डी है। चीनी वैज्ञानिकों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चावल के नमक सहिष्णु उपभेदों को विकसित किया है, जो समुद्र के बढ़ते स्तर, अनाज की बढ़ती मांग और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से खतरे में है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय शहर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगा? किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भारत का मुंबई करेगा। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, पशुबूला पांडुगा एक पशु उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। पशुबूला पांडुगा एक पशु उत्सव है जो प्रतिवर्ष कनुमा संक्रांति उत्सव का तीसरा दिन के दौरान मनाया जाता है, ताकि पशुओं को सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। यह त्यौहार आंध्र प्रदेश के गांवों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल सुरंग के बारे में जो BPSC 67th एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। ये सही है। सुरंग की लंबाई 10.3 किलोमीटर है। नहीं, ये गलत है। यही तो BPSC में पूछा गया था। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। कितना है? 9.2 किलोमीटर। इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया है। यस, इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया है। ये सही है। तो 1 और 3 सही है। तो केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, प्रवीण कुमार सोबती, जिन्होंने टीवी श्रृंखला भारत में भीम की भूमिका निभाई और हाल ही में मृत्यु हो गई, ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता था? डिस्कस थ्रो में जीता था। राइट ऑप्शन ए है।
टीवी श्रृंखला यानी टीवी सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका निभाने और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता एथलीट प्रवीण कुमार सोबती का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने 1960 और 70 के दशक के दौरान कई वर्षों तक डिस्कस और हैमर थ्रो स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया। 3 एशियाई खेलों, 1 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते और 2 ओलंपिक 1968 मैक्सिको संस्करण और म्यूनिख में 1972 में भाग लिया था। कब 1960-68 के मैक्सिको में और 1972 के म्यूनिख के ओलंपिक में भाग लिया था इन्होंने। नेक्स्ट, होयसाला मंदिर जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत टैग के लिए नामांकित किया गया है स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेलूर में भी स्थित है, हैलेबीड में भी स्थित है, सोमनाथपुर में भी स्थित है। तो 1 2 3 सही है यहाँ पे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन ए है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह पार्क 20 एकड़ जमीन पर बनेगा। नेक्स्ट, किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है? सूरत में है, राइट ऑप्शन सी है। भारत का डायमंड सिटी सूरत स्टील के कचरे से बनी सड़क पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना को केंद्र सरकार की मदद से CSIR और CRRI द्वारा प्रायोजित किया गया था। इसे 100% प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से बनाया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में भारत ने एक तटीय राडार प्रणाली किस देश को सौंपा? मालदीव को सौंपा, राइट ऑप्शन सी है। भारत ने मालदीव को एक तटीय राडार प्रणाली सौंपी जो क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों देशों ने $2.6 अरब से अधिक के सहायता पैकेज के तहत कार्यान्वित की जा रही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ? तो तमिलनाडु का राइट ऑप्शन ए है। तमिलनाडु के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को क्लास 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट, शिव भैरव, बाल संत संबदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृतियों 29 चुराई गई को किस देश ने भारत को लौटाया है? ऑस्ट्रेलिया ने लौटाया है, राइट ऑप्शन डी है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्तियों और मूर्तियों से लेकर 20वीं शताब्दी के चित्रों तक 29 पुरावशेषों को भारत को सौंपा गया है। यह पुनर्प्राप्ति अन्य राष्ट्रों से चुराई गई विरासत की मूर्तियों और चित्रों को वापस लाने के लिए भारत के चल रहे प्रयास के हिस्से के रूप में हुई है। नेक्स्ट, पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ओल चिकी लिपि है, कौन सी लिपि है? संथाली भाषा की लिपि है, राइट ऑप्शन सी है। भारत के संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ओल चिकी लिपि, जिसे ओल केमेट भी कहा जाता है या ओल सिकी भी कहा जाता है या ओल कहा जाता है और कभी कभी संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। संथाली के लिए आधिकारिक लेखन प्रणाली है जो भारत में एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। नेक्स्ट, 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जर्मन ओपन 2022 में यानी इसी साल मार्च 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? लक्ष्य सेन बने हैं, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या था? तो एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे सुशासन दिवस 25 दिसंबर पर जारी किया गया था, यह सही है। गुजरात ने ग्रुप ए में सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, यह भी सही है। ग्रुप बी में सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, नहीं, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, तो ये तो गलत है। बिहार ग्रुप बी में 5वें स्थान पर है, नहीं, बिहार ग्रुप बी में 6ठे स्थान पे है। तो गलत कौन कौन सा है? सी और डी गलत है।
तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट। सुशासन सूचकांक की रैंकिंग चारों राज्यों को 4 कैटेगरीज में बांट करके की गई थी। ग्रुप ए में गुजरात ने सुशासन सूचकांक 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ आता है। ग्रुप बी में बिहार 6ठे स्थान पर है, बिहार 6ठे स्थान पे है, 6th रैंक पे है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद मिजोरम और उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में दिल्ली सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा, देन कर्नाटक, देन झारखंड। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो यह इराक के समवा शहर में स्थित है सावा झील, और यह एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि है जो मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण सूख गई है। सो ये कहाँ पे है? राइट ऑप्शन ए होगा, इराक। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन अल्मनैक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में चुना गया है? तो रोहित शर्मा और जसमीत बुमराह को चुना गया है। राइट ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से हमने पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के BPSC 67th री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट के सेट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।